चलिए, अगला केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट पैटर्न है नीट पे, यानी ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है? यानी फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम स्टेज। यानी ली चैटलियर साहब का कहना था कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पे है, अगर हम उसमें कोई चेंजेस करते हैं, कंसंट्रेशन का या प्रेशर का या कैटालिस्ट मिलाते हैं या इनर्ट गैस मिलाते हैं या टेम्परेचर घटाते हैं या बढ़ाते हैं, तो रिएक्शन उस दिशा में भागेगा जहाँ पे इसके इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। तो यानी मिनिमाइज किया जा सके, तो यानी कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा हिंट के तौर पे देखते हैं। ली चैटलियर साहब का कहना था, ली चैटलियर का क्या कहना था? तो ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल इनका, ली चैटलियर प्रिंसिपल इनका कहना था कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पे है, तो अगर उसमें हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, चाहे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दें या घटा दें या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दे गए या घटा दें, तो रिएक्शन उस दिशा में भागेगा जहाँ पे इसके इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। या अगर आप प्रेशर चेंज करते हैं, यानी बर्तन का प्रेशर बढ़ा दें या घटा दें, तो रिएक्शन उस दिशा में भागेगा जहाँ पे इसके इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। या बर्तन का वॉल्यूम घटा दें या बढ़ा दें, तो रिएक्शन उस दिशा में भागेगा जहाँ पे इसके इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। यानी अगर तीसरा क्या, अगला क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब किधर भागेगा, घटाएंगे तब किधर भागेगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किधर भागेगा, घटाएंगे तो किधर भागेगा। एडिशन ऑफ कैटालिस्ट, एक कैटालिस्ट मिलाएंगे तो इक्विलिब्रियम किस दिशा में जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा कि बैकवर्ड में जाएगा। और फिर उसके बाद एडिशन ऑफ इनर्ट गैस मिलाएंगे तो रिएक्शन किस दिशा में जाएगा। तो ये आपने ली चैटलियर प्रिंसिपल में पढ़ा होगा। थोड़ा सा समराइज करके बता देते हैं। जैसे पहला फैक्टर, कि पहला फैक्टर टेम्परेचर होता है। अगर आपने टेम्परेचर घटाया या बढ़ाया, तो ये टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम स्टेज पे, यानी इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, यानी एक इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेज। यानी ली चैटलियर प्रिंसिपल में हम क्या पढ़ते हैं? इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेज। यानी अगर कोई भी चीज ये चेंजेस करते हैं, तो इक्विलिब्रियम स्टेज उस दिशा में भागेगा जहां पे इसके इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। जैसे तीन टाइप का रिएक्शन होता है। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एक होता है थर्मोन्यूट्रल रिएक्शन। एक क्या होता है? थर्मोन्यूट्रल रिएक्शन, थर्मोन्यूट्रल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच जो होता है वो कैसा होता है? निगेटिव, यानी लेस देन जीरो। एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, थर्मोन्यूट्रल रिएक्शन में डेल्टा एच क्या होता है? इक्वल टू जीरो। अच्छा, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो जो होता है, तो बताओ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि आप इक्विलिब्रियम स्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो रिएक्शन बैकवर्ड दिशा में जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इस रिएक्शन में, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऑलरेडी बहुत एनर्जी निकल रही है। आप अलग से और हीट दे रहे हो, तो रिएक्शन उस दिशा में भागना स्टार्ट कर देगा जिधर जिधर इसका इफेक्ट मिनिमाइज किया जा सके। यानी याद रखना कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और बर्तन का टेम्परेचर आप बढ़ाते हो, तो ये रिएक्शन किस दिशा में भागेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। किधर किधर भागेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में भागेगा। रिएक्शन भाग जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, यही अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर आप टेम्परेचर घटाते हो, तो रिएक्शन किस दिशा में भागेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किस दिशा में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगा। अच्छा, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, वहां पे लिखा रहेगा, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो रिएक्शन किस दिशा में भागेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा और आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो रिएक्शन किस दिशा में मूव करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर आप टेम्परेचर घटाते हो, तो रिएक्शन किस दिशा में भागेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। किस दिशा में जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, अगर थर्मोन्यूट्रल रिएक्शन है, तो इस कंडीशन पे चाहे आप टेम्परेचर बढ़ाइए और चाहे आप टेम्परेचर घटाइए, चाहे टेम्परेचर बढ़ाइए, इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, न तो फॉरवर्ड न तो बैकवर्ड। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं, नो इफेक्ट ऑन, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेज, यानी नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेज।
अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो या घटाते हो थर्मो न्यूट्रल रिएक्शन में तो रिएक्शन किसी भी दिशा में ले जाएगा। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब डेल्टा एच निगेटिव होगा यानी लेस देन 0 होगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड दिशा में जाएगा, घटाएंगे तो फॉरवर्ड जाएगा। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो वहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड दिशा में जाता है, घटाते हैं तो बैकवर्ड दिशा में जाता है। अगर थर्मो न्यूट्रल रिएक्शन होगा तो यानी टेम्परेचर चाहे बढ़ाइए चाहे घटाइए, इक्विलिब्रियम स्टेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड। ठीक है, पहला फैक्टर तो ली चैटलियर में ये पढ़े होंगे आप। दूसरा फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर होता है कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन दूसरा फैक्टर हो जाता है। तो देखना बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, एक एक लाइन के क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लगाने से आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा बस हिंट बता दें, आपको रिकॉल करा दें, सर ने आपको पढ़ाया होगा, बस थोड़ा सा रिकॉल करा दें ये। अच्छा, दूसरा फैक्टर क्या होता है? कंसंट्रेशन। जैसे मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन है, ये ए और ये क्या हो जाएगा बी, और ये आपका ये रिवर्सिबल रिएक्शन और ये क्या हो जाएगा सी और डी। ये आपका क्या होता है? रिएक्टेंट। ये क्या होता है? रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट होता है और ये क्या होता है आपका? प्रोडक्ट। ये आपका हो जाएगा प्रोडक्ट। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ली चैटलियर साहब का कहना था कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पे है, अगर आप उसमें कोई चेंजेस करते हैं तो रिएक्शन उस दिशा में भागेगा जहां पे इसके इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे है ये रिएक्शन, और इसमें हमने ए मिला दिया या बी मिला दिया, यानी रिएक्टेंट ऐड कर दिया। और जैसे ही रिएक्टेंट ऐड करोगे तो ये रिएक्टेंट ऐड करते ही ये क्या करेगा? फॉरवर्ड दिशा में भागेगा। किस दिशा में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर आपने रिएक्टेंट को ऐड किया यानी रिएक्टेंट को बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? इसके कंसंट्रेशन को घटाएगा, यानी किस दिशा में भागेगा? फॉरवर्ड दिशा में भागेगा। या अगर कह दें, अगर आपने प्रोडक्ट को रिमूव कर लिया, क्या कर लिया? सी या डी को रिमूव कर लिया। अगर ये प्रोडक्ट को आप रिमूव कर लेते हैं यानी निकाल देते हैं तो ये ली चैटलियर साहब का कहना था रिएक्शन इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, यानी बढ़ाएगा किस दिशा में जाना पड़ेगा? फॉरवर्ड दिशा में जाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी उल्टी बात कर लें, अगर आप रिएक्टेंट को हटा दें यानी ए और बी को हटा दें, अगर ए और बी को निकालेंगे तो बताओ हम क्या करें? क्या कर रहे हैं? ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, और इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए इक्विलिब्रियम किस दिशा में जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यानी रिएक्शन क्या हो जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। किस दिशा में जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, ये प्रोडक्ट को अगर निकालेंगे तो किस दिशा में भागेगा? फॉरवर्ड। अगर प्रोडक्ट को ऐड करते हैं आप, यानी प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, अगर प्रोडक्ट को आप ऐड करते हैं यानी इसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे और इक्विलिब्रियम स्टेज क्या करेगा? इसको इसके कंसंट्रेशन घटाने की कोशिश करेगा। और कैसे घटाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके, यानी ये क्या हो जाएगा? ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भागेगा। तो सिंपल फार्मूला, ये सिंपल बात ये आ रहा है, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मिलाते हैं, ऐड करते हैं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ऐड करते हैं तो रिएक्शन किस दिशा में जाएगा? फॉरवर्ड। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को घटाते हैं, निकालते हैं, तो रिएक्शन किस दिशा में जाएगा? बैकवर्ड। या दूसरी बात कर लें, अगर प्रोडक्ट को हटाते हैं तो रिएक्शन किस दिशा में जाएगा? फॉरवर्ड। अगर आप प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तो रिएक्शन किस दिशा में जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। दूसरा फैक्टर ये। तीसरा फैक्टर प्रेशर का। तीसरा फैक्टर प्रेशर का। तो प्रेशर का फैक्टर है, तो देखिए क्या है प्रेशर का फैक्टर। तो बताइए, तीसरा फैक्टर है आपका प्रेशर का, ली चैटलियर प्रिंसिपल में प्रेशर वाला फैक्टर। तो तीसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? प्रेशर वाला। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो कई बार क्वेश्चन आया, जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि बताइएगा, अगर मान लेते हैं ए गैस और कन्वर्ट हो जाता है ये टू बी गैस से, रिएक्शन करके बताइए ये क्या बन जाता है? 3C गैस में, और क्या हो जाएगा? 2D गैस में। तो देखिए क्या होगा, अगर आपने, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो रिएक्शन उस दिशा में भागेगा जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल कम होगा। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो रिएक्शन उस दिशा में भागेगा जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल कम होगा। यानी इसका ट्रिक ये है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, अगर ये प्रेशर आप बढ़ाते हो तो ये इफ प्रेशर इंक्रीज, और अच्छा प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब ये दूसरा मतलब ये हो जाएगा वॉल्यूम, ये वॉल्यूम डिक्रीज। अगर बर्तन का वॉल्यूम घटाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना,
तो अगर ये दो बातों को कह सकता है, ये प्रेशर इंक्रीज कर दें या वॉल्यूम डिक्रीज। अगर आपने वॉल्यूम डिक्रीज किया इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज किया, और प्रेशर अगर आपने इंक्रीज किया तो रिएक्शन उस दिशा में भागेगा, मूव इन दैट डायरेक्शन जहां पे गैसियस मोल कम होगा। रिएक्शन मूव इन रिएक्शन मूव इन दैट डायरेक्शन दैट डायरेक्शन reaction move in that direction where number of gaseous mole gaseous ध्यान रहे सिर्फ gaseous mole number of gaseous mole is less gaseous mole is less रिएक्शन उस दिशा में भागेगा जहां नंबर ऑफ गैसेस मोल कम होगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप प्रेशर को घटा दें, प्रेशर को घटाने का मतलब वॉल्यूम को बढ़ा देना या वॉल्यूम बढ़ा देना, यानी वॉल्यूम का बर्तन का वॉल्यूम अगर बढ़ा देंगे तो प्रेशर घट जाएगा। तो ये दोनों बात लिखा हो सकता है एग्जाम में। तो ये अगर बताओ, अगर प्रेशर को घटाते हैं तो रिएक्शन उस दिशा में जाएगा भागेगा जहां पे नंबर ऑफ गैसेस मोल ज्यादा। तो रिएक्शन उस दिशा में भागेगा, रिएक्शन उस दिशा में भागेगा, उस दिशा में भागेगा जिधर जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल गैसियस मोल ज्यादा। अपनी भाषा में समझ में आना चाहिए, ठीक है, अंग्रेजी में भी समझ में आया और अपनी भाषा में भी समझ में आना चाहिए। तो यानी अपनी भाषा में ये है कि अगर आप वॉल्यूम घटाते हो यानी प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो रिएक्शन उस दिशा में भागेगा जहां पे नंबर ऑफ गैसेस मोल कम। अगर आप प्रेशर वॉल्यूम बढ़ाते हो तो प्रेशर घट जाएगा, और प्रेशर घटेगा तो रिएक्शन उस दिशा में भागेगा जहां पे नंबर ऑफ गैसेस मोल ज्यादा। अगर दोनों साइड दोनों साइड गैसेस मोल बराबर होगा तो रिएक्शन किसी भी दिशा में नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, इधर रिएक्टेंट साइड टोटल गैसेस मोल कितना है, 2 ये और 1 ये, तो रिएक्टेंट साइड में गैसियस मोल कितना है, टोटल 3। अच्छा, प्रोडक्ट साइड में गैसियस मोल कितना है, 3 ये 2 ये, तो प्रोडक्ट साइड में गैसियस मोल कितना है, 5। तो बताइए यहाँ पे अगर ये बताओ, इस रिएक्शन के लिए अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो रिएक्शन बैकवर्ड दिशा में आएगा, और प्रेशर घटाते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड दिशा में जाएगा। यानी कहने का मतलब इस रिएक्शन के लिए कहा जा सकता है, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो इधर रिएक्शन किस दिशा में भागेगा, जहां नंबर ऑफ गैसियस मोल कम होगा, यानी बैकवर्ड दिशा में जाएगा। किस दिशा में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर आप प्रेशर घटाते हो तो रिएक्शन किस दिशा में जाएगा, जहां पे नंबर ऑफ गैसियस मोल ज्यादा, यानी किस दिशा में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर दोनों साइड नंबर ऑफ गैसेस मोल बराबर होगा तो रिएक्शन किसी भी दिशा में नहीं जाएगा। तीसरा फैक्टर ये। अगला फैक्टर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस क्या होगा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो ये देखना अगला हो जाएगा, चौथा फैक्टर है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, ये आईआईटी में, नीट में ये ली चैटियर प्रिंसिपल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का मतलब क्या होता है, इनर्ट गैस का मतलब नोबल गैस। नोबल गैस का मतलब क्या हो जाएगा, या तो हीलियम लिखा होगा, या लिख सकता है नियान, या आर्गन, या क्रिप्टॉन, या ये क्रिप्टॉन, या क्या हो जाएगा जिनान, या क्या हो जाएगा रेडान हो जाएगा। अगर ये आप मिलाते हैं तो यहाँ पे 2 शर्त है। पहला शर्त, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस मिलाते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे मिलाते हैं तो इफेक्ट पड़ेगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। वॉल्यूम चेंज नहीं होने का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ए है और ये क्या हो जाएगा 2b है, गैस है, ए गैस, और क्या हो जाएगा 2b गैस, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 2c गैस, और क्या हो जाएगा डी गैस में। अच्छा बताओ, इधर कितना मोल है, 3 मोल, और इधर कितना है 3 मोल गैसियस मोल है। तो इधर जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम इधर भी है। यानी इसमें अगर इस रिएक्शन में आप इनर्ट गैस मिलाते हो, यानी नियान, आर्गन, ये क्रिप्टॉन, ये सब मिलाते हो, तो इक्विलिब्रियम किसी भी स्टेज में नहीं जाएगा। इक्विलिब्रियम स्टेज किसी भी स्टेज में, किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस मिलाते हो, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या होगा कि इधर जितना मोल है उधर उतना ही इधर ही मोल है। यानी इस कंडीशन पे न तो इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट होगा, न तो प्रेशर का कोई इफेक्ट होगा, कि प्रेशर बढ़ाएं चाहे घटाएं तो दोनों साइड गैसेस मोल बराबर है तो किधर भी नहीं भागेगा, या आप इसमें इनर्ट गैस मिला दें तो भी किसी दिशा में नहीं जाएगा। दूसरा, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर लिखा हो, क्वेश्चन में क्या लिखा हो, एट कांस्टेंट प्रेशर।
अगर कांस्टेंट प्रेशर लिखा हो, अगर क्वेश्चन में एट कांस्टेंट प्रेशर लिखा हो तो बताइएगा क्या होगा। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या होगा, रिएक्शन उस दिशा में भागेगा। अगर कांस्टेंट एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वहां पे कहेंगे रिएक्शन उस दिशा में भागेगा जहां पे नंबर ऑफ गैसेस मोल ज्यादा, यानी एट कांस्टेंट प्रेशर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एडिशन 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 ऑफ इनर्ट गैस एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एडिशन ऑफ इनर्ट गैस करेंगे तो रिएक्शन उस दिशा में भागेगा जहां पे नंबर ऑफ गैसेस मोल ज्यादा। क्या कॉन्सेप्ट है, रिएक्शन उस दिशा में भागेगा, उस दिशा में भागेगा भागेगा जिधर जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल ज्यादा, नंबर ऑफ गैसियस मोल ज्यादा, नंबर ऑफ गैसियस मोल ज्यादा। रिएक्शन उस दिशा में भागेगा जहां जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल ज्यादा हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर रिएक्शन के तौर पे ये बताओ, ये ए गैस है और ये क्या हो जाएगा आपका, ये बी गैस है और ये कन्वर्ट हो जाता है 2C गैस में और क्या हो जाएगा डी गैस में। आप बताओ इधर कितना गैसेस मोल है, अब इधर बताइए इधर कितना गैसेस मोल है टोटल, इधर गैसेस मोल है 2, इधर गैसेस मोल है 2 और इधर गैसेस मोल है क्या है 3 है, इधर गैसेस मोल कितना है 3 है। तो अगर इसी बर्तन पे आपने इनर्ट गैस मिला दिया या हीलियम नियान आर्गन कुछ मिला दिया तो बताओ इक्विलिब्रियम स्टेट किस दिशा में भागेगा, जिधर नंबर ऑफ गैसेस मोल ज्यादा, यानी किस दिशा में भागेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगा। अगर इस बर्तन में अगर आपने इनर्ट गैस मिला दिया यानी हीलियम नियान आर्गन या कुछ मिला दिया तो रिएक्शन उस इक्विलिब्रियम स्टेज उस दिशा में भागेगा जहां पे इसके इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। यानी रिएक्शन किस दिशा में भागेगा, यानी इनर्ट इस रिएक्शन में अगर आपने इनर्ट गैस मिलाया तो रिएक्शन उस दिशा में भागेगा जहां पे नंबर ऑफ गैसेस मोल ज्यादा, और किधर नंबर ऑफ गैसेस मोल ज्यादा है, इधर है, यानी किस दिशा में जाएगा, फॉरवर्ड दिशा में जाएगा। अगला फैक्टर ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ली चैडलियर साहब की ये सब बातें हैं, क्लियर है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होगा यानी दोनों साइड नंबर ऑफ मोल बराबर होगा तो इन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये प्रेशर बढ़ाओ या घटाओ उसका भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर ये बताइए यहाँ पे कह दिया कि इधर नंबर ऑफ गैसेस मोल कम और इधर नंबर ऑफ गैसेस मोल ज़्यादा, अगर आपने इनर्ट गैस मिला दिया यानी हीलियम नियान आर्गन या कुछ मिला दिया तो रिएक्शन किस दिशा में भागना शुरू कर देगा, फॉरवर्ड दिशा में जाना शुरू कर देगा, क्लियर है। अगला फैक्टर तो पहला है टेम्परेचर, दूसरा है कंसंट्रेशन, तीसरा है क्या होगा प्रेशर और चौथा है क्या है इनर्ट गैस, ये एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। पांचवा फैक्टर जो इक्विलिब्रियम स्टेज को प्रभावित करता है, पांचवा फैक्टर क्या होगा, ये होगा एडिशन ऑफ कैटालिस्ट। तो देखो एडिशन ऑफ कैटालिस्ट क्या करता है, एडिशन ऑफ कैटालिस्ट तो ये बताओ इक्विलिब्रियम स्टेज को किधर ले जाएगा। अगर आप कैटालिस्ट मिलाते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेज किधर ले जाएगा, तो इक्विलिब्रियम स्टेज किधर जाएगा। तो ये बताओ अगर कैटालिस्ट क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन है ए गैस और क्या हो जाएगा 2B गैस और कन्वर्ट हो जाएगा 2B गैस और ये कन्वर्ट हो जा रहा है 2C गैस और क्या हो जाएगा 3D गैस में, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। अब इसी में आपने कैटालिस्ट मिला दिया। अच्छा ये कैटालिस्ट मिलाओगे तो ये कैटालिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड भी बढ़ाता है, रेट ऑफ बैकवर्ड भी बढ़ाता है, ऐसा नहीं केवल फॉरवर्ड बढ़ाता है। तो अगर आपने कैटालिस्ट मिलाया तो क्या ये बताओ आगे जाएगा तो ये क्या है रेट ऑफ फॉरवर्ड और ये पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड। और रेट ऑफ फॉरवर्ड कैसे लिखा जाता है, के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा ए और क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी। और रेट ऑफ बैकवर्ड कैसे लिखा जाता है के बी यानी बैकवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ डी। अगर आप कैटालिस्ट मिलाते हो तो कैटालिस्ट बताइए, कैटालिस्ट मिलाते हो तो कैटालिस्ट क्या काम करता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड भी बढ़ाता है। अगर कैटालिस्ट आप मिलाते हो तो रेट ऑफ फॉरवर्ड भी बढ़ता है और उसी रेट से रेट ऑफ बैकवर्ड भी बढ़ता है, यानी फॉरवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट भी बढ़ेगा और बैकवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट भी बढ़ेगा। यानी इसका मतलब ये हो जाता है इक्विलिब्रियम स्टेज बराबर क्या होता है फॉरवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर क्या होता है फॉरवर्ड वेलोसिटी अपॉन बैकवर्ड। क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं देखना है, इक्विलिब्रियम स्टेज देखना है, यानी ये फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड को भी बढ़ाएगा और रेट ऑफ बैकवर्ड को भी बढ़ाएगा, यानी और दोनों समान रूप से बढ़ाएगा, यानी फॉरवर्ड दिशा में भी उतनी तेजी से जाएगा और बैकवर्ड दिशा में भी
उतनी ही तेजी से जाएगा, यानी इसका इक्विलिब्रियम स्टेज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। नो इफेक्ट एडिशन ऑफ कैटालिस्ट। क्यों नहीं इफेक्ट नहीं होगा? क्योंकि जितनी तेजी से ये फॉरवर्ड दिशा में ले जाएगा, उतनी ही तेजी से क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। उतनी ही तेजी से क्या हो जाएगा आपका? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यानी अगर आप कैटालिस्ट मिलाते हैं तो नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेज। नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेज। क्यों कह दिया नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेज? इक्विलिब्रियम स्टेज क्योंकि जितना तेज वो फॉरवर्ड दिशा को बढ़ाएगा, उतना ही तेजी क्या होगा? बैकवर्ड दिशा के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। यानी इक्विलिब्रियम स्टेज क्या रहेगा? वहीं पर रहेगा, यानी कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो देखना नीट में कितने हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं। पहला टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर, तीसरा कंसंट्रेशन, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ कैटालिस्ट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं। इक्विलिब्रियम स्टेज अलग बात है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अलग बात है। इक्विलिब्रियम स्टेज किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे, कंसंट्रेशन पे, प्रेशर पे, इनर्ट गैस पे, एडिशन ऑफ कैटालिस्ट। जबकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर के चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है। कंसंट्रेशन अगर चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगा। प्रेशर अगर चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगा। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगा। कैटालिस्ट मिलाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो क्या चेंज होगा? इक्विलिब्रियम स्टेज। क्लियर है? चलिए देखिए नीट में कितने हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं। तो नीट का लास्ट पैटर्न है केमिकल इक्विलिब्रियम पे, बहुत इंपॉर्टेंट। ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम स्टेज, यानी ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो देखिएगा क्या होगा। हमसे कहा गया हायर इल्ड ऑफ NO। अगर हमें बताओ NO ज़्यादा बनाना है, यानी NO ज़्यादा बनाना है, NO ज़्यादा बनाना है तो हमें फॉरवर्ड दिशा में जाना पड़ेगा। अगर NO ज़्यादा बनाना है, N2 और O2 का रिएक्शन करके NO बनेगा। अगर इसका हायर इल्ड चाहिए, यानी प्रोडक्ट बनाना है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, कैन बी ऑब्टेन। और डेल्टा H इसका दिया है, डेल्टा H क्या दिया है? डेल्टा H दिया है प्लस का 180.7 किलो जूल। यानी ये बताओ प्लस में है तो ये कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किस दिशा में भागेगा? फॉरवर्ड में भागेगा। यानी हमें फॉरवर्ड में ही तो जाना था। तो यानी ये बताओ हाई टेम्परेचर, सही बात है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये फॉरवर्ड दिशा में जाएगा, यानी NO ज़्यादा बनेगा, यानी हाई टेम्परेचर तो होगा। यानी अगर आपको NO बनाना है, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो टेम्परेचर हाई करेंगे तो फॉरवर्ड दिशा में जाएगा, ये ज़्यादा बनेगा। तो ये बात तो सही है। लो टेम्परेचर नहीं, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर टेम्परेचर आप घटाएंगे तो रिएक्शन किस दिशा में भागेगा? बैकवर्ड दिशा में भागेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिएगा अगला, हायर कंसंट्रेशन ऑफ N2। N2 मतलब ये किस साइड था? ये N2 जो आपका था रिएक्टेंट साइड था, ये रिएक्टेंट साइड था। तो अगर ये बताओ आपने रिएक्टेंट मिलाया, अगर आपने रिएक्टेंट मिला दिया तो रिएक्टेंट मिलाने का मतलब क्या हुआ? रिएक्शन किस दिशा में जाएगा? फॉरवर्ड दिशा में जाएगा। रिएक्टेंट आप मिला रहे हैं तो रिएक्शन किस दिशा में भागेगा? फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड में जाएगा तो NO का इल्ड बढ़ेगा। अच्छा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ O2, अगर आपने ऑक्सीजन मिला दिया यानी रिएक्टेंट मिला दिया तो ये क्या करेगा? किस दिशा में जाएगा? फॉरवर्ड दिशा में जाएगा। और फॉरवर्ड दिशा में जाएगा तो NO का फॉर्मेशन होगा। यानी हायर टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर, हायर कंसंट्रेशन ऑफ N2, हायर कंसंट्रेशन ऑफ O2। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही है? A, C और D। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। नीट 2025 में ली चैटलियर प्रिंसिपल से क्वेश्चन आया, और ली चैटलियर प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान कुछ नहीं रखा है। तो ये देखो पहला क्या कहा कि ये बताओ ये रिएक्शन है, और पहले में कह दिया ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वो दे दिया एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और पहला कहा हाई टेम्परेचर, हाँ ठीक बात है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आप हाई टेम्परेचर करते हैं तो रिएक्शन किस दिशा में जाएगा? फॉरवर्ड दिशा में जाएगा। फॉरवर्ड दिशा में जाएगा तो NO बनेगा। अच्छा, दूसरा कहा लो टेम्परेचर, नहीं, अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर लो टेम्परेचर करेंगे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इसका ये कंसंट्रेशन घटेगा। अच्छा, तीसरा ऑप्शन कहा हायर CO2, ये हायर कंसंट्रेशन ऑफ N2, सही बात है, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो किस दिशा में जाएगा? फॉरवर्ड दिशा में जाएगा। और फॉरवर्ड में जाएगा तो NO का ये इल्ड बढ़ेगा। चौथा ये क्या है? D क्या है? हायर कंसंट्रेशन ऑफ O2, सही बात है, ये रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड जाएगा। और फॉरवर्ड जाएगा तो ये बताइए क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा तो बताइए क्या हो जाएगा? अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इसका क्या बनेगा? फॉरवर्ड दिशा में जाएगा तो बताइए क्या हो जाएगा?
ये आपका इसका इल्ड बढ़ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ए, सी और डी, नीट 2025। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीट 2024। तो नीट 2024 का है, तो बताइए नीट 2024 का है क्वेश्चन है। तो देखिए वही ली चैटलियर प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम। तो ये बताओ N2+3H2 और क्या बन जाएगा, अमोनिया, और यहाँ डेल्टा H निगेटिव में दिया है, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। द रिएक्शन फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो बताओ इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन है, यूज ऑफ कैटालिस्ट नहीं। अगर आप कैटालिस्ट मिलाते हो तो जितना तेजी से फॉरवर्ड जाएगा उतना तेजी से क्या हो जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। यानी कैटालिस्ट मिलाएंगे तो फॉरवर्ड दिशा भी जाएगा और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों दिशा में भागेगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों दिशा में जाएगा। अच्छा, डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ N2, यानी N2 क्या है, रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट को अगर आप इसको निकालोगे, रिमूव करोगे, डिक्रीज करोगे, तो इक्विलिब्रियम इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करेगा, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इसके ये बताओ, अगर ये आप निकालते हो तो ये रिएक्शन किस दिशा में जाएगा, बैकवर्ड। मगर हमसे पूछा फॉरवर्ड में कौन जाएगा। अच्छा, कह रहा है कि लो प्रेशर, लो प्रेशर। तो देखो अगर ये बताओ इधर गैसियस मोल कितना है, ये इधर गैसियस मोल टोटल कितना है 4, और इधर गैसियस मोल कितना है 2। अगर आपने लो प्रेशर रखा, रिएक्शन किधर भागेगा, जहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा यानी नंबर ऑफ मोल ज्यादा, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जहाँ वॉल्यूम ज्यादा यानी नंबर ऑफ मोल ज्यादा। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस दिशा में भागता है जहाँ नंबर ऑफ गैसेस मोल कम। यहाँ यही से गलत हो गया, लो प्रेशर होगा तो ये क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, इधर नंबर ऑफ गैसेस मोल ज्यादा, ये नंबर ऑफ गैसेस मोल ज्यादा। अच्छा, चौथा ऑप्शन हाई प्रेशर। अच्छा ठीक है, हाँ सही बात है। अगर हाई प्रेशर करोगे, इधर नंबर ऑफ गैसेस मोल कितना है 4, और इधर नंबर ऑफ गैसेस मोल कितना है 2, तो किधर भागेगा, ये फॉरवर्ड दिशा में जाएगा। बिल्कुल सही बात है, हमें फॉरवर्ड वाला ही चाहिए। लो टेम्परेचर, हाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर आप टेम्परेचर घटाएंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर आप टेम्परेचर घटाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड दिशा में जाएगा, अगर आप टेम्परेचर हाई करते हैं तो बैकवर्ड दिशा में जाता है। ये बात सही है। अच्छा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ H2, हाँ सही बात है। अगर आप ये H2 मिलाते हैं, यानी रिएक्टेंट मिलाते हैं, रिएक्टेंट मिलाएंगे तो यानी ये बताओ रिएक्शन किस दिशा में भागेगा, फॉरवर्ड दिशा में भागेगा, यानी ये फॉरवर्ड दिशा में जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, नीट 2024। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन नीट 2018 का, एक एक लाइन का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, कौन से कंडीशन पे प्रोडक्ट मैक्सिमम फॉर्मेशन होगा। और ये देखो यहाँ पे डेल्टा एच माइनस का दिया है, माइनस का दिया है, तो ये कैसा है, एक्सोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक में अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा। यहाँ लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ये दो ऑप्शन तो गया। हमें कहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन। अब मैक्सिमम फॉर्मेशन का मतलब क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना। और ये चूंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे लो टेम्परेचर पे फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगा, अगर हाई टेम्परेचर कर देंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यानी फॉर्मेशन कराना है, यानी फॉरवर्ड जाना है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो लो टेम्परेचर, तो इन दोनों में से कोई एक है। अच्छा, फिर अगली बात, प्रेशर क्या रखना है। अगर फॉरवर्ड जाने पड़ेगा, फॉरवर्ड जाना है तो ये बताओ इधर प्रोडक्ट साइड गैसियस मोल कितना है 1, और रिएक्टेंट साइड गैसियस मोल कितना है 2। यानी अगर हाई प्रेशर रखेंगे रिएक्शन उस दिशा में भागेगा जहां पे नंबर ऑफ गैसेस मोल कम। और ये बताओ अगर आप हाई प्रेशर रखते हैं, इधर नंबर ऑफ गैसेस मोल कम होगा, तो ये किस दिशा में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। अगर यही अगर लो प्रेशर रखते हैं तो रिएक्शन किस दिशा में जाता, बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर ये तीसरे वाले ऑप्शन क्यों नहीं होगा, अगर हाई टेम्परेचर रखेंगे, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर हाई प्रेशर रखेंगे तो रिएक्शन उस दिशा में भागेगा जहाँ पे ये गैसियस मोल कम है, तो ये फॉरवर्ड दिशा में जाएगा इसकी वजह से। अगर हाई टेम्परेचर रखेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर लो प्रेशर है तो रिएक्शन उस दिशा में भागेगा जहाँ पे नंबर ऑफ गैसेस मोल ज्यादा। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, नीट 2018। क्लियर है। अगली बात, अगली बात देखिएगा, नीट 2014। तो नीट 2014 का क्वेश्चन देखिएगा, नीट 2014 का करे कि फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, नीट 2014 क्वेश्चन है वही, फिर से वही क्वेश्चन पूछा। ये N2+3H2 कन्वर्ट हो गया ये। अच्छा, ये प्लस हीट, अगर ये बताओ ये रिएक्शन होने में ये हीट निकल रहा है ना,
अगर इधर लगा है प्रोडक्ट साइड तो हीट निकल रहा है, और हीट निकल रहा है तो ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और हमसे कहा इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो बताओ कौन से कंडीशन पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, अगर आप अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ाते हो यानी ऐड करते हो, अगर ये ऐड करोगे यानी प्रोडक्ट ऐड करोगे तो रिएक्शन किस दिशा में भागेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेज इसका कंसंट्रेशन घटाने की कोशिश करेगा। अगर आप प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो रिएक्शन किस दिशा में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो इसमें तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये वाला ऑप्शन तो नहीं है। अच्छा, बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, अच्छा ये बताओ अगर प्रेशर डिक्रीज करोगे तो ये बताओ इधर गैसियस मोल कितना है टोटल 4, और इधर गैसियस मोल कितना है, ये कितना है 2। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते तो रिएक्शन किस दिशा में जाता, फॉरवर्ड दिशा में, जिधर नंबर ऑफ गैसेस मोल कम। अगर आप प्रेशर डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन किस दिशा में भागेगा, जिधर नंबर ऑफ गैसेस मोल ज्यादा, और यहाँ पे आप प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो तो किधर रिएक्शन किस दिशा में भागेगा, जिधर नंबर ऑफ गैसेस मोल ज्यादा हो जाएगा, यानी किस दिशा में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। किस दिशा में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा बताइए तीसरा ऑप्शन, बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2 और H2, यानी ये बताओ इसका डिक्रीजिंग यानी N2 निकाल दो यानी रिएक्टेंट निकाल दो, H2 निकाल दो यानी रिएक्टेंट निकाल दो। अगर इसको हटाओगे तो रिएक्शन क्या करेगा, इसको कंसंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करेगा, यानी रिएक्शन किस दिशा में जाएगा, बैकवर्ड। अगर आप रिएक्टेंट हटाते हो यानी इक्विलिब्रियम किस दिशा में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। मगर हमसे बाहर पूछा है। अगला, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन किस दिशा में भागेगा, जिधर नंबर ऑफ गैसेस मोल कम, यानी इधर नंबर ऑफ गैसेस मोल कम है तो ये फॉरवर्ड जाएगा, ये बात तो सही है। बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, ये हीट निकल रहा है यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर घटाएंगे तो फॉरवर्ड दिशा में जाएगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बैकवर्ड दिशा में जाएगा। तो यानी ये बताओ ये चौथे वाले में क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, नीट 2014। क्या हो जाएगा, नीट 2014 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो आपको ये रिएक्शन दिया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हमसे पूछा था कौन से फॉरवर्ड दिशा में जाएगा। तो हम चारों ऑप्शन सीखेंगे, हम चारों ऑप्शन सीखे कि हाँ बताओ ये अगर आपने इसका अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड दिशा में जाएगा। अगर आपने प्रेशर घटा दिया, अगर आपने प्रेशर घटाया तो रिएक्शन उस दिशा में भागेगा जहाँ नंबर ऑफ गैसेस मोल ज़्यादा, और इधर नंबर ऑफ गैसेस मोल ज़्यादा है तो ये बैकवर्ड जाएगा। ये तीसरा ये है बाय डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ N2 और H2, अगर इसका कंसंट्रेशन घटाओगे यानी रिएक्टेंट निकालोगे तो रिएक्शन किस दिशा में जाएगा, बैकवर्ड। चौथा ऑप्शन है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किस दिशा में जाएगा, जिधर नंबर ऑफ गैसेस मोल कम यानी फॉरवर्ड। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर घटाओगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, नीट 2018 ली चैटलियर प्रिंसिपल। अगला अगला क्वेश्चन देखिएगा नीट 2014 का, फॉर ए गिवन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ध्यान देना कर रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन Kp एंड Kp डैश आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टेम्परेचर T1 और T2 रिस्पेक्टिवली, अज्यूमिंग दैट हीट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेंज बिटवीन T1 और T2 रेडली ऑब्जर्व। कहने का मतलब यह है कि कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो बताइए कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और शुरुआत में T1 टेम्परेचर पे ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था, Kp था, और T2 टेम्परेचर पे ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, Kp डैश है। और बताइए, और इसका हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट, डेल्टा H क्या मतलब वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, डेल्टा H क्या है, कांस्टेंट है। और चूंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव में होगा, क्या होगा, निगेटिव में होगा और कांस्टेंट वैल्यू होगा। तो बताओ अगर एक्सोथर्मिक में मैंने बताया था ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू घटता है, अगर आप टेम्परेचर घटाते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ता है। अगर यही एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये टेम्परेचर
टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, अगर आप टेम्परेचर घटाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा। यही अगर थर्मो न्यूट्रल रिएक्शन होगा, और थर्मो न्यूट्रल रिएक्शन होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होगा, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा इसका मतलब चाहे टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे घटाओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट बना रहेगा। तो चूंकि ये बताओ कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और हम मानते हैं हमेशा T1 से ज़्यादा T2 टेम्परेचर होगा, और आप जानते हैं एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, यानी टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू घटेगा, यानी Kp ज़्यादा होगा, Kp डैश कम होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन, नीट 2000 कब का है, नीट 2010 का। क्लियर है, नीट 2014 का क्वेश्चन है, यानी याद रखना। और इसको वान हाफ इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। वान हाफ इक्वेशन क्या होता है, ये log बेस 10 K2 अपान K1, ये क्या हो जाएगा, log बेस 10, ये वान हाफ इक्वेशन क्या होता है, log बेस 10, और यहाँ क्या हो जाएगा, Kp डैश अपान Kp, यानी K2 अपान K, ये कह ले K2 अपान K1 बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा H अपान 2.303, और यहाँ क्या हो जाएगा, R ब्रैकेट में 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2 हो जाता है। क्लियर है, सिंपल, आपको ये ध्यान रखना है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू घटेगा। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगा। अगर थर्मोन्यूट्रल रिएक्शन होगा तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे टेम्परेचर बढ़ाइए चाहे घटाइए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगा। यानी ये कौन सा रिएक्शन था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, और टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यही, अच्छा ये वाला कब सही होता, ये वाला कब सही होता, जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो ये वाला कब सही होगा, ये वाला ऑप्शन कब सही होगा, तो देखिए कब ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन कब सही होगा, जब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हो तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, यानी K1 ये क्या हो जाएगा, K2 कम हो जाएगा और K1 ज़्यादा हो जाएगा, ये यानी Kp डैश के रूप में कर लिया। अच्छा ये बताओ ये कब होगा, ये किसके लिए बात सही है, यहाँ बताओ, Kp डैश बढ़ रहा है यानी K2 ज़्यादा है, यानी K2 ज़्यादा है, और K2 ज़्यादा है ये K1 से, यानी Kp डैश ज़्यादा है Kp से। तो इसका मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर हम हमेशा बढ़ाते हैं, टेम्परेचर हम हमेशा बढ़ाएंगे तो T2 ज़्यादा है T1 से, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ गया। यानी ये किसके लिए सही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये बात किसके लिए सही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। और यहाँ पे बताइए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यानी K1 K2 बराबर रहता है, यानी Kp और Kp डैश बराबर रहता है, इसका मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं किया, और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं किया तो ये कौन सा रिएक्शन है, थर्मो न्यूट्रल रिएक्शन के लिए। ये बात कौन, ये ऑप्शन किसके लिए सही होता, अगर यहाँ पे लिखा होता थर्मो न्यूट्रल, ये वाली बात किसके लिए सही होता, अगर यहाँ पे लिखा होता एंडोथर्मिक रिएक्शन, और ये वाली बात किसके लिए सही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है, ये बात बता रहे हैं। अगली, चलो चलिए अगला क्वेश्चन है नीट 2013 का, कह रहा है कि पर मैग्नेट कैन बी प्रिपेयर K2MnO4, यानी पर मैग्नेट है और मैग्नेट से ये रिएक्शन है। तो यहाँ बताओ ये मैग्नेट के ऊपर कितना चार्ज है, ये क्या है, ये मैग्नेट है, मैग्नेट आयन, और यहाँ पे बताइए ये क्या हो जाएगा, प्लस का 7, यानी पर मैग्नेट आयन है, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 4, यानी ये खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस भी कर रहा है और ऑक्सीडाइज भी कर रहा है, रिड्यूस भी कर रहा है और ऑक्सीडाइज, ये यहाँ पे प्लस का 6 हो जाएगा ना, ये रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। और हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि द रिएक्शन कैन गो फॉर कंप्लीशन बाय रिमूविंग ये OH माइनस बाय एडिंग। अच्छा बताओ OH माइनस को अगर आपको हटाना है, OH माइनस हटाओगे तो यानी आपने प्रोडक्ट हटाया, और प्रोडक्ट हटाया तो रिलीज चैटियस आपका कहना था रिएक्शन उस दिशा में, ये इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करेगा, और इक्विलिब्रियम इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा कैसे, रिएक्शन फॉरवर्ड दिशा में जाएगा, यानी कंप्लीशन की तरफ जाएगा। और ये OH माइनस, यानी OH माइनस कैसे हटाएंगे, बेस है, तो ये आप क्या करेंगे, ये OH माइनस कैसे हटाएंगे, बेस है, तो यानी बेस को क्या बेस को हटाने के लिए क्या बेस मिलाएंगे क्या, नहीं, ये बेस
नहीं मिलाएंगे। अच्छा, चूंकि ये जो होता है इसके लिए क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाई एसिडिक होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिएक्शन करके ये इसको इससे रिएक्शन कर लेगा, इसको हटा देगा, यानी यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड एसिड की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा, एसिड। अच्छा, ये भी तो एसिड है, मगर ये रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। क्या हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। ये जरूर एसिड है, एसिड है, मगर साथ में साथ क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो जाएगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। और यहाँ पे HCl भी है, ये HCl है, और HCl भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर लेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट की, क्योंकि H+ देगा, और H+ देगा तो ये क्या होगा, उसको रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो यानी रिड्यूस करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, यहाँ पे सिर्फ ये एसिड की तरह काम करेगा। तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, नीट 2013। ये वैसे भी ये आउट ऑफ वैसे ही है, NCERT से है नहीं। क्लियर है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीट 2011 का। नीट 2011 का कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन। तो ये रिएक्शन है, और ये इसके लिए डेल्टा एच क्या है, लेस देन जीरो। और लेस देन जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ XeO4 विल बी फेवर्ड, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए पूछा है। तो बताओ, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो प्रेशर लो टेम्परेचर, ये बताओ। अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन तो बताओ हाई टेम्परेचर करेंगे, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर हाई टेम्परेचर करेंगे तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो ये तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर हाई टेम्परेचर कर दिया तो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, मगर हमें फॉरवर्ड जाना है ना, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। अच्छा, कह रहा है लो प्रेशर, लो प्रेशर। अच्छा, लो प्रेशर करेंगे तो रिएक्शन उस दिशा में भागेगा जहां नंबर ऑफ गैसेस मोल ज्यादा। इधर गैसेस मोल कितना हो जाएगा, 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5। और इधर गैसेस मोल कितना हो जाएगा, 2। तो ये बताइए क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। लो प्रेशर करेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगा। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं सही है, हमें फॉरवर्ड जाना है। ये वाला भी ऑप्शन नहीं सही है। अच्छा बताइए, कह रहा है कि हाई टेम्परेचर, अगर आप हाई टेम्परेचर करेंगे, चूंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो रिएक्शन किस दिशा में भागेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन भागेगा। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं सही है, ये ऑप्शन भी नहीं सही है। अच्छा बताओ, कह रहा है कि हाई प्रेशर, अगर हाई प्रेशर करेंगे तो रिएक्शन उस दिशा में भागेगा जहां नंबर ऑफ गैसेस मोल कम है। तो इधर 5 है, इधर 2 है, तो फॉरवर्ड जाएगा। बिल्कुल सही बात है। लो टेम्परेचर, सही बात है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर लो टेम्परेचर करेंगे तो फॉरवर्ड दिशा में जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला, नीट 2011। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, नीट 2006 का, कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन है, ये मेथेन ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, और यहाँ डेल्टा एच माइनस भी दिया है, यानी ये कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू, कौन सी बात सही नहीं है, ये ध्यान देना, कौन सी बात सही नहीं है, ये पूछा। पहला स्टेटमेंट देखिए, तो कह रहा है रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, हाँ सही बात है, डेल्टा एच माइनस दिया है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आर नॉट इक्वल, सही बात है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये इन दोनों, ये प्रोडक्ट साइड है ना, इन दोनों का कंसंट्रेशन बराबर नहीं होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका क्या होगा, कम होगा, ये बात भी सही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन Kp, अच्छा ये Kp दिया है, अगर केसी होता तो कंसंट्रेशन के टर्म में लिखते हैं। ये बताओ किसके लिए होना चाहिए था, कि केसी के लिए होना चाहिए था। अगर आपको केपी लिखना है तो क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यहाँ बताओ ये लिक्विड का तो लिखते नहीं है, अपान क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ मेथेन गैस, यानी और इनटू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस का स्क्वायर। अगर केपी लिखना था तो ये ऐसे लिखा जाता, केपी कह रहा है और यहाँ कंसंट्रेशन दिया है, ये सही बात सही नहीं है, ये केसी के लिए होना चाहिए था, यानी ये वाला स्टेटमेंट गलत है हमारा, ये ऑप्शन होगा सी वाला गलत है। चलो हम चौथा भी ऑप्शन देख लें, एडिशन ऑफ मेथेन और ऑक्सीजन एट इक्विलिब्रियम कॉज शिफ्ट टू राइट साइड डायरेक्शन, सही बात है। अगर आप ये रिएक्टेंट मिलाते हो, रिएक्टेंट मिलाओगे तो रिएक्शन की इक्विलिब्रियम स्टेट क्या करेगा, इसके कंसंट्रेशन घटाएगा, और कैसे घटाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके घटाएगा, यानी ये बात भी सही है, नीट 2006। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है नीट 2002 का। अगला क्वेश्चन है नीट 2002 का, कह रहा है कि रिएक्शन बेरियम ऑक्साइड है, ये सॉलिड फॉर्म में है, और बेरियम ये बन जाएगा पर ऑक्साइड है, ये बेरियम ऑक्साइड सॉलिड, और ये क्या होगा, गैस। और डेल्टा एच पॉजिटिव दिया है, पॉजिटिव दिया है, तो इसका मतलब क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिपेंड ऑन।
यानी प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इसका प्रेशर क्या होगा, किस बात पे डिपेंड करेगा, गैस है तो इसका प्रेशर होगा, सॉलिड है तो इसका प्रेशर नहीं होगा, सॉलिड है तो इसका प्रेशर नहीं होगा। तो देखिए इंक्रीज द मास ऑफ ये बेरियम पर ऑक्साइड, अगर इसका मास बढ़ा दोगे, मैंने बताया था सॉलिड का एडिशन या रिमूवल इक्विलिब्रियम स्टेज पे कोई फर्क नहीं डालता है, यानी ये सॉलिड है, आप इसको ऐड भी कर दोगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड दिशा या बैकवर्ड दिशा में नहीं जाएगा, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। इंक्रीज द मास ऑफ बेरियम ऑक्साइड, ये बताओ ये सॉलिड है और सॉलिड का एडिशन और ये रिमूवल इक्विलिब्रियम स्टेज पे कोई फर्क नहीं डालता, ये बात भी गलत है। इंक्रीज टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट, सही बात है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किस दिशा में जाएगा, फॉरवर्ड दिशा में जाएगा, और फॉरवर्ड दिशा में जाएगा तो ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगा, और ऑक्सीजन गैस बनेगा तो इसका प्रेशर बढ़ेगा, यानी ये वाली बात सही है। इंक्रीज द मास ऑफ बेरियम पर ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड, सॉलिड का एडिशन रिमूवल कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, नीट 2002 ली चैटलियर प्रिंसिपल। क्लियर है। अगला अगला है, अगला हो जाएगा नीट 2002 का, नीट 2002 में आया, तो कह रहा है कि बताइए फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन इफ वी इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देन इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर आप बताइए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, मैंने बताया था अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे घटाओगे तो इक्विलिब्रियम स्टेज पे फर्क डालेगा, मगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे फर्क नहीं डालेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ टेम्परेचर पे, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, कैटालिस्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर हम कंसंट्रेशन रिएक्शन का बढ़ा देते हैं तो बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क डालेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर ये कंसंट्रेशन का चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ चेंज होता है टेम्परेचर के चेंज होने से, तो यानी ये डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन, अनचेंज, डिक्रीज की इंक्रीज, अनचेंज, यानी अगर आप कंसंट्रेशन घटाते हैं या बढ़ाते हैं, रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, इक्विलिब्रियम स्टेज को प्रभावित करेगा, यानी फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाएगा, मगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को प्रभावित नहीं करेगा, इफेक्ट नहीं करेगा, नीट 2000 में। अगला अगला लास्ट क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट, तो अगला है देखना, नीट 1993 में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल एडिंग टू हीट टू ए सॉलिड और लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विल कॉज, सॉलिड और लिक्विड में अगर हीट है, सॉलिड और लिक्विड का मतलब कि जैसे आइस है और आइस है और ये लिक्विड हो, वाटर हो, आइस और वाटर, ये सॉलिड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, यानी ये वाटर आइस है यानी सॉलिड के फॉर्म में, और यही वाटर है ये क्या हो जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में। अगर इसमें आप हीट ऐड करते हो, अगर आप क्या कहते हैं एडिंग हीट टू सॉलिड टू लिक्विड इक्विलिब्रियम का, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, अगर आप हीट ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, नहीं, ये 0 डिग्री सेल्सियस का सॉलिड होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर भी तो होता है, तो ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, टेम्परेचर कहाँ इंक्रीज हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस का आइस 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर में कन्वर्ट हो गया, टेम्परेचर टू डिक्रीज नहीं, गलत बात है, अमाउंट ऑफ लिक्विड डिक्रीज नहीं, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो यानी हीट देते हो, ये सॉलिड पिघल के लिक्विड में बदल जाएगा, यानी इसका अमाउंट घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, अमाउंट ऑफ सॉलिड डिक्रीज, सही बात है, अगर आप इसको हीट देते हो तो आइस पिघल के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अमाउंट ऑफ सॉलिड घट जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन, नीट 1993 में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम का, तो नीट 1992 में कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल, तो कर रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक एसिड के बारे में बताते हैं, नहीं, ली चैटलियर इसके बारे में थोड़ी बताया था, एंट्रोपी चेंज इन द रिएक्शन, ली चैटलियर प्रिंसिपल इसके बारे में थोड़ी बताए थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, नहीं, ली चैटलियर प्रिंसिपल इस बारे में थोड़ी बताता है, द शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेज यानी पोजीशन ऑन चेंजिंग द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेट यानी प्रेशर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, हाँ सही बात है, ली चैटलियर प्रिंसिपल ने बताया था कि अगर आप ये कंसंट्रेट चेंज करते हो यानी कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस करते हो तो इक्विलिब्रियम स्टेज का चेंज हो जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाएगा, कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये था आपका नीट 2092 का, ये था आपका ओवरऑल केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन।
नीट का क्वेश्चन बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन है, कोई मज़ेदार क्वेश्चन नहीं है। मज़ा तो आता है जेईई मेंस क्वेश्चन एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन होता है, उसके क्वेश्चन लगाने में ज़्यादा मज़ा आता है, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड लेटेस्ट क्वेश्चन। फिलहाल हमें नीट का पीवाईक्यू तो लगाना ही लगाना है, यानी ए टू जेड क्वेश्चन लगाइए, समझ के लगाइए, चारों ऑप्शन को समझ के लगाना है। सही है तो सही क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। ऐसा नहीं केवल सही वाला आंसर मिल जाए उसको टिक कर दिया और आगे बढ़ गए, नहीं, आप चारों ऑप्शन चेक करके नीट का पीवाईक्यू लगाएंगे। नीट का पीवाईक्यू बार बार लगाना है, कई बार लगा देना है। ये नहीं केवल आंसर रट जाए, आपको वो कॉन्सेप्ट रट जाए, कॉन्सेप्ट पता चल जाए, पैटर्न पता चल जाए कि इक्विलिब्रियम से क्या आता है, कौन से चैप्टर से क्या पैटर्न है नीट का। क्लियर है। तो ये आपका खत्म हुआ एक केमिकल इक्विलिब्रियम का नीट का पीआईक्यू। तो हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कोई दूसरा चैप्टर यानी ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, तो उसका नीट का पीआईक्यू देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।